नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, एक्स-वॉल्यूम का सिद्धांत, उस सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। अब हम इसमें एक्स-वॉल्यूम सिद्धांत की आलोचनाएं जो है, जो लास्ट का टॉपिक है, लास्ट बिंदु है, इसकी आलोचना। यद्यपि एक्स-वॉल्यूम सिद्धांत काफी सरल एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कई समस्याओं का समाधान करता है, बहुत सरल भी है, फिर भी यह अनेक अवास्तविक मान्यताओं के कारण इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें प्रमुख निम्न प्रकार है। इसकी आलोचना देख लेते हैं। कि आप जान रखिए, आपको जो सवाल आता है, उस सवाल के अंतर्गत आपके पूछा जाएगा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हमको इसकी आलोचना बतानी पड़ेगी। पहली इसकी आलोचना में हम देखते हैं अवास्तविक मान्यताएं, यानी कि हमने जो इसकी मान्यताएं ली थी, मैंने बताया कि जब हम कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसकी मान्यताओं को हम विशेष रूप से उसको अच्छे तरह डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं कि पूरा सिद्धांत उन्हीं मान्यताओं पर आधारित होता है। तो इसकी जो मान्यताएं थी वो मान्यताएं अवास्तविक मान्यताएं मानी गई है। जैसे पहली थी वस्तु और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु और साधन बाजार में ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात मानता है, और उन्होंने कहा को जहां भी पूर्ण प्रतियोगिता की बात आ जाए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, उसमें क्या होगा, समरूप वस्तु और कीमतें दी गई है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। ये अवास्तविक मान्यता है, व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। नंबर एक, मतलब स्थिर तकनीक, किसी तकनीकी का स्थिर मान लिया गया है इसमें। तकनीकी परिवर्तनशील बदलती रहती है, इसलिए यह भी इसी तकनीकी पर आधारित होने के कारण इस सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। परिवहन लागतों का अभाव, याद रखिए एक्स-वॉल्यूम सिद्धांत के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत परिवहन लागतों को शून्य माना गया है, परिवहन लागतों को नहीं माना गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन लागतें आती है, ये महत्वपूर्ण भूमिका करती है, जो कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है साधनों की गतिशीलता का अभाव, ये है भी ये सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की गतिशीलता को नहीं मानता है। ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के साधन जो है, इसमें दो साधन माने थे, दोनों गतिहीन है, ठीक है। और ये उत्पादन का जो साधन है, साधन को विभाजनशील मानता है, विभाजनशील मानता है, जो कि व्यवहार में ये भी बनेगा सही नहीं है, ठीक है। और यह सिद्धांत साधनों की मांग फलन और उपभोक्ता की रुचि को स्थिर मान लेता है, ठीक है। साधनों की जो मात्रा है, सिद्धांत साधनों की मात्रा को कांस्टेंट मान लेता है, ठीक है। और मांग फलन जो डिमांड है उसको भी स्थिर मान रहा है, और दोनों देशों के मध्य उपभोक्ता की जो रुचि है उसको भी कांस्टेंट मान लेता है, जो कि संभव नहीं है। दोनों देशों में उपभोक्ता की रुचि अलग अलग हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि देश ए में जो वस्तु उत्पादित हो, देश बी में उसकी उतनी डिमांड बढ़े, ये जरूरी आवश्यक नहीं है। इसलिए सारी अवास्तविक मान्यता है, यानी कि सरल मॉडल है। दो देश, दो वस्तु, दो साधन पर आधारित एक सरल मॉडल है, इजी मॉडल है, जो कि पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तमाम तरह की बातों को स्पष्ट नहीं करता है। और हम व्यवहार में देखते हैं कि दो देश का मतलब क्या, दो से अधिक देश भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं, दो वस्तु से अधिक ज्यादा शामिल होती है, और दो साधन से अधिक साधन होते हैं। ये इसमें केवल दो देश, दो साधन और दो वस्तु के मॉडल पर आधारित है, इसलिए ये इसकी आलोचना है, ये मॉडल उचित नहीं है। नेक्स्ट, आंशिक संतुलन को दर्शाता है। यह सिद्धांत जो है सामान्य संतुलन को नहीं दिखाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था की सभी बातों के संतुलन को नहीं दर्शाता है, ये एक आंशिक संतुलन को दर्शाता है। ये सिद्धांत की आलोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है साधन की जो कीमतें हैं, ठीक है। साधन की जो कीमतें हैं, जो वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है, सबसे इंपोर्टेंट है ये। हमने पूरे सिद्धांत में यही पढ़ा कि एक वस्तु की कीमत है जो साधन की कीमत से निर्धारित होती है, हमने पूरे में यही पढ़ा, ठीक है। जबकि व्यवहार ऐसा नहीं है, ठीक है। साधन के अलावा और भी बातें होती है, और बातें होती है जो वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। पूरी तरह से साधन की कीमत भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है साधन समरूप। किसने क्या माना था, साधन समरूप है, ठीक है। साधन समरूप है, साधन समरूप है क्योंकि हमने बताया परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात आ जाए, ठीक है, तो समरूप वस्तुएं साधन बाजार में समरूप साधन है, कीमतें दी हुई है, तो साधन समरूप नहीं होते हैं, ये भी इसकी कमी है व्यवहार में देखा जाए तो। हाँ, नेक्स्ट है एक साधन गहन से भी, अर्थात ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए कि एक देश श्रम प्रधान देश हो
तो दूसरा देश पूंजी प्रधान देश हो और उनके मध्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इसने एक एक्स-वैल्यून सिद्धांत जो माना था, इसने ये माना कि एक जो दो देश हम ले रहे हैं, एक देश श्रम प्रधान देश है, एक देश पूंजी प्रधान देश है। श्रम प्रधान देश श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करके निर्यात करेगा, पूंजी प्रधान देश उससे उत्पादन में पूंजी की मात्रा का प्रयोग ज्यादा करेगा तो उसका निर्यात करेगा। इस तरह से दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेंगे। लेकिन दादा की जरूरी नहीं है कि दो देश ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों में श्रम प्रधान तकनीकी है, फिर भी वो वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं। एक देश ऐसा है, दो देश ऐसे हैं जो दोनों पूंजी प्रधान देश हैं, तो उनके मध्य भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि केवल श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, ये आपस में एक साधन गहन के अंतर्गत भी, अर्थात श्रम प्रधान देश से आयात निर्यात कर सकता है, पूंजी प्रधान देश से भी आयात निर्यात कर सकता है। ठीक है। हाँ, प्रत्येक वस्तु के लिए उत्पादन समान। इसने ये बताया था कि हमने इसकी मान्यता में देखा, मान्यता में क्या देखा हमने कि देखा कि दो देश जो अलग अलग देश हमने लिए थे, ठीक है, जो देशों के अंतर्गत साधनों का अनुपात है वो एक वस्तु के लिए दोनों देशों में समान है। तो हमने आपके ध्यान तो बताया था K/L, ठीक है, इन ए कंट्री में एक्स वस्तु के लिए इज इक्वल टू K/L इन बी देश में एक्स वस्तु के लिए, ये इक्वल है। इसी तरह से वाई का लेंगे तो ये भी इक्वल लेंगे दोनों कंट्री में, ठीक है। तो ये समान माना है, जबकि ये समान नहीं होता है, ठीक है। लास्ट अंतिम मानते हैं साधन पूर्ति पर बल देता है, कि पूरे सिद्धांत इसी में टिका हुआ साधनों की पूर्ति पर आधारित है, ठीक है। यानी कि ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी देश में जो साधन की पूर्ति ज्यादा होगी, ठीक, उससे उस साधन की कीमत कम होगी, साधन की कीमत कम होगी तो वह साधन, उस साधन का प्रयोग वह देश ज्यादा करेगा तो लागत कमाएगी, उससे वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, ठीक है। अर्थात ये साधनों की पूर्ति पर बल देता है, साधनों की मांग पर बल नहीं देता है, केवल पूर्ति पर बल देता है। तो ये एक्स-वैल्यून जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की ये आलोचनाएं हैं, ये इसकी कमियां हैं। तो ये आपका एक्स-वैल्यून सिद्धांत है जो कंप्लीट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत का